Student, now we explain what is the questions is arises from this type of flowchart diagram. At first, questions जैसे कि आपकी क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स. जैसे एक स्पर्म मदर सेल है, वन या स्पर्मेटोगोनियल सेल है, तो हाउ मैनी स्पर्म्स हैव टू फॉर्म. तो एक स्पर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियल सेल से एक से चार स्पर्मेटिड बन सकते हैं. तो 4 स्पर्मेटिड और sperm formed with the help of one spermatogonial cell. एक स्पर्मेटोगोनियल सेल से 4 स्पर्म बन सकते हैं. सेकंड जैसे आपसे पूछ लिया गया कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन सकते हैं, तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म 4 स्पर्म्स या स्पर्मेटिड 4 स्पर्म बना सकते हैं. सेम, लेकिन क्वेश्चंस बदला. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन सकते हैं. अब देखो, एक प्राइमरी से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनेंगे. तो 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स 2 स्पर्म. ये 2 स्पर्म बना सकते हैं. इस तरह के कुछ सवाल आपके पूछे जा सकते हैं. अगले क्वेश्चन, इन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन हैव टू पार्टिसिपेट. ओनली माइटोसिस और माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ. तो आप देख सकते हो इसमें माइटोसिस भी हो रहा है और मियोसिस भी हो रहा है. सो माइटोसिस एंड meiosis both cell division participate in spermatogenesis process. तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में दोनों तरह के सेल डिवीजन, माइटोसिस भी और मियोसिस भी, दोनों पार्टिसिपेट हो सकते हैं. नेक्स्ट, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड सेल है कि हैप्लॉयड. देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड. सो आपके ऐसे सवाल आ सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड. ये डिप्लॉयड है, सो इट इज़ 2n. तो डिप्लॉयड फॉर्म में. और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, तो हैप्लॉयड है. नेक्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड इज हैप्लॉयड. ये दोनों के दोनों हैप्लॉयड है. बोथ आर द हैप्लॉयड. इस प्रकार से हैप्लॉयड फॉर्म में है. तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न दिए गए हैं. अब क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि स्पर्म जो बन रहे हैं वो एक टाइप के बन रहे हैं कि 2 टाइप के. तो 2 टाइप ऑफ स्पर्म इज फॉर्म एक्स एंड वाई. सो नंबर ऑफ स्पर्म इज 4. नंबर ऑफ स्पर्म इज 4. 4 बन रहे हैं. बट ऑन द बेसिस ऑफ x और y they are 2 टाइप्स. तो x टाइप के या y टाइप के, 2 टाइप के बन रहे हैं. तो ये दोनों x टाइप के हो गए और ये दोनों y टाइप के हो गए, और ये 2 बन गए, ये 2 बन गए. टोटल नंबर तो 4 हो गए, लेकिन x टाइप या y टाइप 2 टाइप हो गए. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं और इनके जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है. जिन स्टूडेंट्स को पूरा फ्लो चार्ट एक बार में रिमेंबर होगा, इसको ड्रॉ करेंगे, इसको लिख पाएंगे, उनको
इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप वेरी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस आर द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड स्पर्मेटोजेनेसिस फ्लो चार्ट, दोनों को मैंने ड्रॉ किया। अब मैं आपको स्पर्म के स्पर्मजेनेसिस प्रोसेस को अगले क्लास में बताऊंगा कि ये किस तरह से स्पर्मजेनेसिस में कन्वर्शन हो रहा है। सो स्पर्मियोजेनेसिस कन्वर्शन और स्पर्म कन्वर्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, इट एक्सप्लेन इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। Students, now we explain the spermatogenesis and their remaining part. You know, spermatogenesis, the process to form sperm, and it is divided into two parts. One is known as spermatid formation and second is known as spermiogenesis, or in general it called sperm formation or sperm modification also. So, in the last class we explained this is the spermatid and 4 spermatid have to form in the last stage of maturation phase. So, these are the spermatid and this spermatid in form in the last form of maturation phase. So, these are the spermatid. Now, this spermatid convert into sperms. These are the normal structure of the sperms and form the conversion or form the sperm, and these are the normal structural parts of sperm. These are the structural part of sperms, and these sperms are divided to 3 regions. One is called as head, middle page and tail. So, this process is known as spermiogenesis. Spermiogenesis. That means when spermatid convert into sperm, complete sperm, then it called spermiogenesis. Now, structure of sperm in human being we explain only. Other organism the structure of the sperm is different, but in human being the sperm is divided into 3 regions. One is known as head, these are the head part. Second is known as the middle part, and third is known as the tail part. So, sperm is divided into 3 regions. One is known as head of the sperm, second is known as the middle part, and finally known as tail. So, sperm divided into 3 regions: head, middle part and tail. Now, this spermatid, the cellular structure converted into sperm. So, these are the sperms, and the conversion of sperms, the process is known as spermiogenesis. So, spermatid when convert into sperm, then this process is known as spermiogenesis. So, in the process of spermiogenesis form the sperm, and many type of the hormone also participate to formation of this type of activity. So, this structural part have to form one by one. We have to explain what is the process to form head, then explain what is the process to form middle part or neck region,
and finally the tail part. So one by one we explain this formation process. Formation of head in sperm, these are the heading, and at first we explain the formation process of sperm. Student, you know these are the spermatid. Okay, so these are spermatid. एक स्पर्मेटिड में जैसा हो रहा है बाकी सब में भी वैसा ही होगा. इन जनरल वी एक्सप्लेन द सिंगल स्पर्मेटिड. अब ये स्पर्मेटिड के अंदर में सभी प्रकार के सेलुलर पार्ट्स एंड जो भी इसमें रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सब तो प्रेजेंट्स हैं ही. इसके अंदर में जो डीएनए है वो क्रोमेटिड के फॉर्म में सिंगल डीएनए है एंड जीनोम बोलते हैं सिंगल डीएनए के फॉर्म को. तो सिंगल डीएनए है और ये कन्वर्ट हो रहा है स्पर्म्स में. अब देखो जैसे ये आगे जाएगा इसमें थोड़ा सा राउंड शेप में और नीचे की तरफ थोड़ा सा इस तरह से पॉइंटेड फॉर्म बनेंगे. एंड इन द मिडिल पार्ट प्रेजेंट द न्यूक्लियस. सो दीज आर द न्यूक्लियस एंड दीज आर द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ये एक सेल है. तो दीज आर द सेल मेम्ब्रेन or you say that plasma membrane also. And in that time one Golgi complex is cover the upper part of the nucleus. So upper part of nucleus present Golgi complex, because in the previous class we have to explain in the time of the primary spermatid formation many type of the cellular organelles have to remove, but some mitochondria, Golgi complex and nucleus also remain, and DNA also present, and DNA is the haploid form, and centriole also present in that time because centriole is the cell division process. So centriole also present. तो ये जो होंगे इसमें ये हैं Golgi complex. So these are the Golgi complex. This Golgi complex is sometime known as Golgi body also. तो ये यहाँ पर बन गए. अब देखो इसके बाद ये थोड़े से और स्टेप में आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद इसका स्ट्रक्चरल पार्ट थोड़े बड़े हुए और इस तरह से पॉइंटेड फॉर्म में नीचे बढ़े. दिस आर द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है. अब क्या होता है इस समय जो Golgi कॉम्प्लेक्स है, दिस Golgi कॉम्प्लेक्स फॉर्म ए कैप लाइक स्ट्रक्चर. इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में कैप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. This cap like structure and many granules present inner part, many type of enzyme also present in that part. अब देखो इस न्यूक्लियस के ऊपर these are the nucleus, इस न्यूक्लियस के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं that name is acrosome. Acrosome it is most important structure, acrosome. अब देखो एक्रोजोम का फॉर्मेशन किसने किया? तो एक्रोजोम फॉर्म विद द हेल्प ऑफ Golgi कॉम्प्लेक्स जो इसमें रिमेन थे. तो Golgi कॉम्प्लेक्स फॉर्म द एक्रोजोम एंड एक्रोजोम इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड मैनी ग्रैन्यूल्स. इसके अंदर में मैनी ग्रैन्यूल्स एंड एंजाइम्स, मैनी ग्रैन्यूल्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट. इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स और एंजाइम प्रेजेंट्स हैं. तो ये हेड पार्ट फॉर्म हो गए. सो दीज आर द हेड पार्ट ऑफ स्पर्म. तो ये स्पर्म का हेड पार्ट बन गया. अब देखो सबसे बड़ी बात कि हेड पार्ट में कैप लाइक स्ट्रक्चर्स को एक्रोजोम कहते हैं और कैप लाइक के कारण कुछ साइंटिस्ट इसी का नाम गैलिया कैपिटिस भी देते हैं. गैलिया कैपिटिस. सो एक्रोजोम ऑल्सो नोन एज गैलिया कैपिटिस. कैप लाइक है, इस न्यूक्लियस के ऊपर है, तो गैलिया कैपिटिस के इसके नाम दिए गए हैं. अब मैं लिखता हूँ जो फॉर्म हो रहे हैं. एक्रोजोम, द कैप लाइक स्ट्रक्चर, द कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोजोम और गैलिया कैपिटिस. एक्रोजोम कह लो या गैलिया कैपिटिस कह लो. इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर
ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। मैनी ग्रैन्यूल्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट, इस एक्रोजोम में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स एंड एंजाइम प्रेजेंट्स है। अब बात करते हैं कौन सा एंजाइम है। द मेन एंजाइम इज स्पर्म लाइसिन। द मेन एंजाइम इज स्पर्म लाइसिन। स्टूडेंट रिमेंबर, स्पर्म लाइसिन इज डिजॉल्विंग एंजाइम। ये क्या करता है, जैसे मान लो बच्चों ये ओवम है और इसमें स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन के समय पे आकर के टच करते हैं, तो व्हेन स्पर्म हैव टू स्ट्राइक इनटू ओवम, इन दैट टाइम दिस upper part of the sperm dissolve at first with the help of this acrosomal enzyme and then dissolve the ovum layer, the membrane of the ovum, and this nucleus, sperm's nucleus enter inside ovum और फिर ये रिपेयर हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। इसका मतलब in the time of the fertilization when sperm touch, that is syngamy, you say that sperm touch into the ovum, in that time the ovum and their membrane have to dissolve in the particular region or particular area of the fertilization point. In that time sperm have to release their chemical with the help of acrosome, और acrosome के द्वारा chemical release होते हैं और ये dissolve कर देते हैं, और dissolving animal का chemical का नाम है sperm lysine. So sperm lysine is dissolving to the membrane of ovum in the time of fertilization. तो फर्टिलाइजेशन के समय पे ओवम के मेम्ब्रेन को ये डिसॉल्व करते हैं, दैट नेम इज स्पर्म लाइसिन। ये मेन एंजाइम है। अदर एंजाइम्स और भी हैं। अदर एंजाइम्स also present in acrosome. These are, जो दूसरे एंजाइम है वो कौन कौन से हैं। देखो एनसीईआरटी बुक में स्पर्म लाइसिन लाइसोजाइम के फॉर्म में इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, क्योंकि ये डिसॉल्विंग केमिकल के रूप में वर्क करते हैं। लेकिन अदर एंजाइम को भी आपको रिमेंबर्ड फॉर्म में याद रखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पॉइंट्स में उनको भी एक्सप्लेन किया गया है। एंड दिस एंजाइम्स आर hyaluronidase, hyaluronic acid, acid phosphatase, acid hydrolases, acrosomine, acrosine, binding protein, etc. So these are the enzymes and protein present. Hyaluronidase, hyaluronic acid, acid phosphatase, acid hydrolases, acrosomine, acrosine and binding protein. These type of enzymes and protein present inside acrosome. So in this region present this type of enzyme. The main enzyme, of course, sperm lysine. They have capability and power to dissolve the layer of the ovum and ovum membrane. But the other type of enzyme also participate to dissolving the membrane of the ovum in the time of the fertilization. So this acrosome have power to dissolve the membrane of ovum इन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब आप ध्यान दो कि आपके शर्ट में बटन लगाने हैं। बटन को लगाने के लिए हमें कोई थ्रेड चाहिए एंड निडल चाहिए। निडल के सपोर्ट से आपने इसमें जितने भी पिंच करने थे वो कर लिए और इसके पॉइंट्स को आपने सिलाई कर लिया। अब आपने निडल को हटा दिया, बट सिलाई के लिए निडल की नीड है। ऐसे ही फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर ये एक्रोजोम नहीं होते तो स्पर्म ओवम से जैसे ही फर्टिलाइज करता, इसके न्यूक्लियस डायरेक्ट कांटेक्ट में आते। न्यूक्लियस में जीनोम के फॉर्म में डीएनए है,
आप याद रखना जीन जो होते हैं वो डबलिंग फॉर्म में होते हैं डीएनए के, लेकिन जीनोम जो होते हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। और अभी जो डीएनए इसके अंदर में है, न्यूक्लियस के अंदर में, ये डीएनए यहाँ पर हैप्लॉइड फॉर्म में है। और आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि जो ये डीएनए के फॉर्म्स क्रोमोसोम फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो 22+X ये स्पर्म हो सकते हैं, या 22+Y के फॉर्म में ये स्पर्म हो सकते हैं, यानी 2 टाइप के ही फॉर्म में स्पर्म हो सकते हैं। और ये स्पर्म्स इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में है, जिसको आपको फिर लास्ट जो क्लास था उसमें मैंने आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया था। तो डीएनए हैप्लॉइड फॉर्म में है और इसको यहाँ पर जीनोम कहते हैं। तो जीनोम के फॉर्म में ये डीएनए प्रेजेंट्स है, इसे बचाना है, क्योंकि हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट को फॉर्म करेंगे, वो जायगोट के फॉर्मेशन में कोई भी एक छोटा सा भी कोडॉन, न्यूक्लियोटाइडिक फॉर्म, नाइट्रोजनस बेस, कोई भी पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इफ एनी पॉइंट हैव टू डिस्टर्ब, तो बच्चा जो होगा वो कोई ना कोई डिजीज से अफेक्टेड होगा, और डिजीज से अफेक्टेड ना हो तो ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। जैसे कहीं से कोई राजा गुजर रहा है तो राजा के सैनिक आगे आगे चलते हैं उस रास्ता को खाली करते हुए, और राजा अपने बीच में से उसके पूरे रास्ते को क्लियर करते हैं और उसके बाद वो आराम से जाते हैं, और उसके बॉडीगार्ड्स बहुत सारे होते हैं। सेम इसके ये बॉडीगार्ड जैसे हैं, और इस पूरे न्यूक्लियस को किंग मान लीजिए, न्यूक्लियस के अंदर में जीनोम या डीएनए को किंग मान लीजिए, और इसको बहुत ही प्रोटेक्टेड फॉर्म में ओवम तक पहुंचाना है, और ओवम तक पहुंचाने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्रोसोम के ऊपर है। एंड एक्रोसोम हैव दिस टाइप ऑफ केमिकल एंड एंजाइम एंड प्रोटीन, एंड दे हैव क्लियर द पाथ, एंड वेरी इजीली न्यूक्लियस ऑफ दिस स्पर्म एंटर इनटू द ओवम, इनसाइड ओवम, and fight and contact to the ovum, nucleus into the ovum, और दोनों के न्यूक्लियस मिलने से फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये इसके पॉइंट्स है। ये था हेड पार्ट। तो हेड पार्ट को बनाया। अब एक सिंपल सी पॉइंट जो आपको रिमेंबर फॉर्म में याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए एक्रोसोम फॉर्म विद द हेल्प ऑफ, या गैलिया कैपिटिस टोपिनुमा है इसलिए गैलिया कैपिटिस कहते हैं, इसको किसने फॉर्म किया? तो गैलिया कैपिटिस कह लो या एक्रोसोम कह लो, एक्रोसोम फॉर्म विद द हेल्प ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो एक्रोसोम और गैलिया कैपिटिस, एक्रोसोम और गैलिया कैपिटिस फॉर्म्ड with the help of गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स या आप गोल्गी बॉडी भी कह सकते हो, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से फॉर्म्ड होते हैं। तो एक्रोसोम गैलिया कैपिटिस फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसमें जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिमेनिंग रह गए थे वो इसको बनाने में हेल्प करते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में होते हैं। क्लियर? तो ये था इसके हेड पार्ट का फॉर्मेशन। हेड पार्ट हो गया स्पर्म्स का। अब आपको मैंने कहा था स्पर्मेटिड जब कन्वर्ट होगा स्पर्म में तो इसके हेड, मिडिल पार्ट और टेल तीनों बन जाएंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस प्रोसेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो हेड पार्ट कंप्लीट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पार्ट इन स्पर्म। सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पार्ट इन स्पर्म। तो ये कैसे होगा? अब देखो मिडिल पीस कैसे बन रहे हैं। ये जो पार्ट यहाँ तक बन चुके हैं, अब ये पार्ट को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। हेड पार्ट बन चुके हैं। ये न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोम है, और न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए है सिंगल फॉर्म में। क्लियर? अब देखो ये अगले स्टेप में जाएगा, और अगले स्टेप में जाकर के ये हेड पार्ट और ये नीचे से थोड़ा सा और फैलेगा मिडिल पार्ट में और ब्रॉड होगा। तो ये हो गया मिडिल पार्ट का फॉर्मेशन। मिडिल पार्ट के दौरान ये वाला रीजन और ब्रॉड होकर अब बाहर आ गया। ऊपर जो है उसको एज इट इज रख दो। तो ऊपर में ये न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोम है, इसके अंदर में सारे केमिकल्स हैं। अब याद करो मैंने कहा था कि इन दैट टाइम द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड सम माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो रिमेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो रिमेन फॉर्म में है वो माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे और ब्रेक होकर के इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड होकर के इसके किनारे अरेंज हो जाएंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू ब्रेक
एंड फॉर्म स्मॉल ग्रेनुलर पार्टिकल्स, और ये स्मॉल ग्रेनुलर पार्टिकल के फॉर्म में डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद इनका नाम हो जाएगा निवेन कर्ण। इट नेम इज निवेन कर्ण। निवेन कर्ण क्या है? द पार्टिकुलर पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या स्मॉल पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्मॉल पार्टिकल्स होता है, एंड ये क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP देगा किसको? देगा तो स्पर्म को देगा, क्योंकि स्पर्म के अंदर है, तो प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, तो प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब देखो ये जो यहाँ पर निवेन कर्ण बने, इसके चारों तरफ कुछ लिक्विड है, क्योंकि ये सेल था स्पर्मेटिड, और ये सेल ही तो है जो पूरे में प्रेजेंट है। ये सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स है, इसका नाम है मैनचेट। तो मैनचेट क्या है? तो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स। ये हेड पार्ट में भी होगा, मिडिल पार्ट में भी होगा, टेल पार्ट में भी होगा, बट मिडिल पार्ट इसके बड़े हो जाते हैं इनके कंपेरिजन में डेवलपमेंट के टाइम पे। सो मैक्सिमम मैनचेट प्रेजेंट इन द मिडिल पार्ट। और ये सभी एक दूसरे से जिग जैग अरेंजमेंट करेंगे। जिग जैग, ये एस के साथ अरेंज होंगे, फिर ये इसके साथ अरेंज होंगे, फिर ये इसके साथ अरेंज होंगे, फिर ये इसके साथ अरेंज होंगे। ये जिग जैग स्प्रिंग की तरफ, और ये भी जिग जैग अरेंजमेंट होगा इसका भी। सो दिस हैव ऑल्सो द जिग जैग अरेंजमेंट, जिग जैग अरेंजमेंट इन दैट एरिया, और इस एरिया में भी जिग जैग अरेंजमेंट हो गया। जिग जैग से क्या फ़ायदा है कि इसको बहुत ही कम एनर्जी यूज करना होगा और बहुत ज़्यादा इसके मूवमेंट होगा। यू नो, मिलियंस एंड मिलियंस स्पर्म्स इजैकुलेट इन ए सिंगल टाइम ऑफ द इजैकुलेशन, और इजैकुलेशन मीन्स स्पर्म व्हेन आउट थ्रू द पेनिस रीजन कॉल्ड इजैकुलेशन, और वो फीमेल के वेजाइना से होता हुआ मूव करते हुए ओवम की ओर जाएगा। तो इसमें मिलियंस एंड मिलियंस स्पर्म्स, उसमें से कोई एक स्पर्म से ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो स्पर्म को काफ़ी हल्का और काफ़ी एनर्जेटिक होकर के आगे जाना होगा। तो इसको बनाए रखने में इसके जो निवेन कर्ण के पार्टिकल्स है वो बहुत हेल्प करते हैं। और ये जो अरेंजमेंट आप दिख रहा है आपको निवेन कर्ण का, दिस अरेंजमेंट इज जिग जैग अरेंजमेंट। दिस इज द जिग जैग अरेंजमेंट। तो बहुत कम एनर्जी यूज करते हुए बहुत लंबे समय तक ये अपने आप को मेंटेन करेगा। क्लियर? अब देखो इसमें सेल डिवीजन पॉइंट्स के फॉर्म में बनते के दौरान जब स्पर्मेटिड बन जाते हैं तो आप जानते हो कि सभी में सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये सेंट्रियोल्स 2 होते हैं, और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक इसके पास ऊपर की तरफ होंगे सेंट्रियोल और एक लोअर पार्ट में होगा। लोअर पार्ट में जो होगा ये सेंट्रियोल रिंग लाइक होगा ऐसा, और जो ऊपर की तरफ सेंट्रियोल है वो राउंड शेप में होगा। एंड दिस सेंट्रियोल इज नोन एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, राउंड शेप, इसका शेप राउंड शेप का होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल, और जो डिस्टल सेंट्रियोल होगा इट इज रिंग लाइक, रिंग लाइक। सो इट कॉल्ड रिंग लाइक होने के कारण इसको रिंग सेंट्रियोल भी कहते हैं। सो इट कॉल्ड रिंग सेंट्रियोल। तो समटाइम इट्स कॉल्ड रिंग सेंट्रियोल, रिंग जैसा होता है इसलिए। तो ये राउंड शेप का होगा, ये रिंग शेप का होगा। और देखो ये जितने भी तरह के निवेन कर्ण यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पार्टिकल्स इसमें हैं, ये निवेन कर्ण अलग अलग जगहों पे साइड में अरेंज हो चुके हैं। और ये जो आपका डिस्टल सेंट्रियोल है ये इस जगह पे होकर के क्या करेगा, इसको बेस देगा। जैसे मान लो ये दोनों साइड में ऐसे अरेंज है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये नीचे कोई बेस नहीं है, तो ये एक जगह चले गए ऐसे। और भी हो सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे नहीं आ सके, ये उलझ गए और इसमें मूवमेंट हुई ना।
लेकिन नीचे आपको बेस दिया हुआ है, ये बेस है, तो ये मूवमेंट होगा भी तो नीचे बेस के कारण ये मूवमेंट फिक्स रहेगा, और जिग जैग अरेंजमेंट होगा तो ये इसको एनर्जी देगा, ये इसको एनर्जी देगा, और मूवमेंट बहुत इजीली होगा। तो दिस इज द पावर हाउस, एनर्जी हाउस of the sperm, and energy provided with the help of Neven current, because mitochondria is known as powerhouse in our body or cellular part। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर सेलुलर पार्ट का पावर हाउस है, बॉडी का फॉर्म में सेल का ही पार्ट है, तो सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसका पावर हाउस है तो निवेन कण माइटोकॉन्ड्रिया के ही पार्टिकल्स हैं, तो नो डाउट इसके अंदर एटीपी है, तो मैक्सिमम एटीपी प्रेजेंट इन दैट रीजन। सो ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये बहुत एटेट्रेटिक फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसको एनर्जी फॉर्म में हम कहेंगे एनर्जी हाउस, एनर्जी फॉर्मेशन हाउस, एनर्जी प्रोवाइडिंग हाउस। और ये जितना अच्छा एनर्जी होगा स्पर्म उतना ही अच्छी तरह से मूव करेगा। और ये जो होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ये जितने भी सेंट्रियोल के पार्ट में निवेन कण है इनको एक बेस मिलेंगे तो ये अपने अपने पोजीशन पे रहेंगे, जिग जैग अरेंजमेंट अच्छे से होगा। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो पेन होते हैं स्प्रिंग वाले, उस पेन के स्प्रिंग को आप निकाल दो, अब देखो ये पेन का जो रिफिल है लूज हो जाएगा, अब उसमें हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे मैंने उसके अंदर फिर से स्प्रिंग लगा दिया, वो अपने स्ट्रेंथ को फिर से मेंटेन कर लिया। शो स्पर्म एंड मेंटेनेंस देयर स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ जिग जैग अरेंजमेंट, क्योंकि जिग जैग स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, और निवेन कण टुकड़ों में टूट गए तो ये इसको दे रहा है एनर्जी, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, इसी तरह से ये इसको, और जब ये सभी एनर्जी दे रहे हैं तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और फिर श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट एंड श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट एंड श्रिंक। तो स्पर्म की जो मूवमेंट्स की पावर होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, और पावर भी मेंटेनेंस फॉर्म में रहेंगे। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। इसमें देखो, इन मिडिल पार्ट फाउंड सम स्ट्रक्चर्स, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स है। पहला नाम है निवेन कण, तो निवेन कण आपको मैंने बताया था, द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड निवेन कण। सो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड निवेन कण, इसी को निवेन कण कहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को। इट प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, स्पर्म को एनर्जी देगा। दूसरा काम हो गया जिग जैग अरेंजमेंट फाउंड इन निवेन कण। तो निवेन कण में जिग जैग अरेंजमेंट है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। सो यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब बात करते हैं सेकंड, मैनचेट। तो मैंने कहा था मैनचेट क्या है, द साइटोप्लाज्मिक लिक्विड और साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म इज नोन एज मैनचेट। तो सो द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड इन स्पर्म इज कॉल्ड मैनचेट, और साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को ही मैनचेट कहते हैं। ये फ्लूइड में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट्स हैं, और इसमें थर्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं कि इसमें 2 टाइप के सेंट्रियोल हैं, 2 सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। अब थर्ड फॉर्म में अगर मैं सेंट्रियोल की बात करता हूँ तो सेंट्रियोल जो होंगे 2 होंगे। वन इज नोन एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कैसा होगा, राउंड शेप का होगा। एंड सेकंड है डिस्टल सेंट्रियोल, तो डिस्टल सेंट्रियोल जो होगा वो कैसा होगा, रिंग शेप का होगा। तो डिस्टल सेंट्रियोल इज रिंग शेप, और डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा, तो इसका फंक्शन अगर मैं बात करूं तो ये प्रोवाइड बेस फॉर निवेन कण, निवेन कण के लिए बेस देगा, और निवेन कण अपने प्लेस में मेंटेनेंस फॉर्म में बने रहेंगे। तो ये था मिडिल पार्ट और मिडिल पार्ट के पॉइंट। तो क्या क्या देखा आपने,
दिस हेड पार्ट कन्वर्ट इनटू द मिडिल पार्ट, हेड पार्ट द फॉर्म ऑफ द एक्रोसोम, यानी अपर पार्ट में एक्रोसोम तो है ही जो था, ये न्यूक्लियस है और इसके पास डीएनए हैप्लॉइड फॉर्म में है। तो दिस आर द एक्रोसोम, तो एक्रोसोम और न्यूक्लियस ये पार्ट तो आपने हेड पार्ट में देख ही लिया था। एंड द मिडिल पार्ट जो बना, इस मिडिल पार्ट के फॉर्मेशन में सभी के सभी माइटोकॉन्ड्रिया टुकड़ों में टूट गए एंड इसने निवेन कण को फॉर्म किया। स्मॉल पार्टिकल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज निवेन कण एंड एनर्जी प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी एंड दैट एनर्जी प्रोवाइड टू स्पर्म फॉर द मूवमेंट और लोकोमोशन एंड दे हैव टू प्रेजेंट जिग जैग अरेंजमेंट फाइबर के सपोर्ट से, और फाइबर के सपोर्ट से जो जिग जैग अरेंजमेंट होते हैं, ये अरेंजमेंट के कारण स्पर्म लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और ये दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नियरेस्ट सेंट्रियोल को बोलते हैं और फार सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल को बोलते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल देखने में रिंग जैसा होगा और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल राउंड शेप का होगा। इसमें से फाइबर एराइज होते हैं जो टेल तक जाते हैं और इसके बीच में से फाइबर निकलते हुए टेल तक पहुंच जाएंगे और ये जो है टेल के पॉइंट में मिडिल पार्ट फाइबर को पकड़ने में, उसको होल्डिंग करने में ये सपोर्ट करेंगे। शो फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं टेल पार्ट, थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ टेल पार्ट इन स्पर्म। अब स्पर्म में टेल पार्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखो कैसे हो रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ टेल पार्ट। जैसे ये हेड पार्ट बन चुके हैं, दिस आर द मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये टेल जो होते हैं स्ट्रेट भी हो सकते हैं, फोल्डेड फॉर्म में हो सकते हैं, तो मैं फोल्डेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये फोल्डेड फॉर्म में ये टेल, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस, एक्रोसोम, ये जो मैं 5 बना रहा हूँ कोई नहीं कि 5 हो, इसमें बहुत होते हैं, 100 तक इसके नंबर जा सकते हैं और ये इसके साथ जिग जैग अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक आपको। अब आपको पता है कि 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, 1 राउंड सेंट्रियोल एंड 1 रिंग सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। अब देखो इसके मिडिल पार्ट से एक फाइबर इसको राउंड करता हुआ यहाँ से मूव करता हुआ इसके बीच में से ऐसे होता हुआ ये आगे की ओर मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। अब ये पूरा स्पर्म्स का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब ये जो पार्ट है ये है हेड पार्ट, ये जो पार्ट है ये है मिडिल पार्ट और ये जो पार्ट है ये है टेल पार्ट। अब टेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टेल को एक अपर पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल और अपर पार्ट ऑफ टेल। सिंपल में अपर कहते हैं, बायोलॉजिकली प्रॉक्सिमल कहते हैं, तो प्रॉक्सिमल और अपर पार्ट ऑफ टेल। और इसको देखते हैं तो डिस्टल और एंड पार्ट ऑफ टेल। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप डायग्राम को देखो तो आपको पता लगेगा कि प्रॉक्सिमल पार्ट इज वाइडर इन कंपेरिजन टू डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट नैरोअर है। तो अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटता हूँ तो दिखेगा हमें कैसा स्ट्रक्चर। देखो अगर मैं प्रॉक्सिमल पार्ट को ड्रॉ करता हूँ तो ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन में लिया, तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट। इस पार्ट का जब मैं ट्रांसवर्स सेक्शन करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि अंदर में कुछ बिग फिलामेंट्स हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बिग फिलामेंट है। तो ठीक से देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 एंड 9। एंड 9 जो फिलामेंट आप देख रहे हो, दिस नेम इज बिग फिलामेंट, बिग फिलामेंट। अब जो है इसके साथ डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट है, तो ये डबल बोलते हैं, मतलब दो को एक काउंट करेंगे, डबल हो गया, तो ये सबके साथ डबल फॉर्म में प्रॉक्सिमल फिलामेंट काउंट होगा यहाँ पर। तो 9 होगा इसका नंबर, क्योंकि डबल में लगा चुका हूँ तो डबल बोलने पे 9 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दिस नंबर इज 9 एंड इट कॉल्ड डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट। ये डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट इसके अंदर है, यानी ये सारे फिलामेंट से बने होते हैं, सो डबल फॉर्म में है। और 2 होंगे इसमें सेंट्रल फिलामेंट, ये 2, तो 2 इज सेंट्रल फिलामेंट, ये सेंट्रल फिलामेंट है, सेंट्रल फिलामेंट। अब देखो ये इसके साथ डॉट डॉट फॉर्म में सभी इंटरकनेक्टेड है, और ये इसके साथ ऐसे फॉर्म में कनेक्टेड है। ये सभी फिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो फिलामेंट आप देख रहे हो सेंटर फिलामेंट, यही सेंटर फिलामेंट यहाँ से होता हुआ यहाँ से पार हो रहा है, तो ये सब इसके अंदर है। अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए कि सर इसमें क्या क्या है, इसका फॉर्मूला आप इस तरह से लिख सकते हो कि डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट, डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट प्लस सेंट्रल फिलामेंट, सेंट्रल फिलामेंट, इन दोनों के एक ब्रैकेट में घेर देते हैं, प्लस बाहर में बिग फिलामेंट, तो बिग फिलामेंट। अब जरा देखो डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट कितने नंबर है, तो डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट नंबर 9 है, तो 9 प्लस सेंट्रल फिलामेंट कितने हैं, तो 2 है, तो प्लस 2 ब्रैकेट में घेर दिए, प्लस बिग फिलामेंट कितने हैं, तो बिग फिलामेंट 9 है, तो बिग फिलामेंट 9, तो 9 प्लस 2 प्लस 9, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो 9 प्लस 2 प्लस 9 प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट, तो प्रॉक्सिमल पार्ट का फॉर्मूला हो गया 9 प्लस 2 प्लस 9, ये डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट, सेंट्रल फिलामेंट एंड बिग फिलामेंट। ठीक है, ये था, इसलिए इसमें ऐसा हुआ। अब इस डिस्टल एंड का अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो डिस्टल एंड का ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पे आपको इसमें बिग फिलामेंट नहीं मिलेंगे, बिग फिलामेंट इसमें एब्सेंट होते हैं, तो डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट 9 होंगे, 1 डबल बोल दिए इसलिए 1 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब हो गए डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट। और मिड पार्ट में सेंट्रल फिलामेंट, ये तो ये कौन हो गए, ये सेंट्रल फिलामेंट इसके पास है, और ये सब इसके साथ इंटरकनेक्टेड है ऐसे। बस, तो बताओ इसमें क्या नहीं है, तो इसमें बिग फिलामेंट नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट प्लस सेंट्रल फिलामेंट, सेंट्रल फिलामेंट, ये दोनों होंगे। डबल प्रॉक्सिमल फिलामेंट का नंबर कितने हैं, 9, और सेंट्रल फिलामेंट का नंबर कितने हैं, 2, तो 9 प्लस 2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें कौन सा फिलामेंट नहीं है, तो बिग फिलामेंट जो बाहर में देख रहे हो ये नहीं है, तो बिग फिलामेंट एब्सेंट in that region, so distal end or tail end part of the tail is thin in comparison to proximal part. Proximal part is thick because big filament is present, and the number of the big filament is the 9. So the formula is double proximal filament plus central filament plus big filament. Double proximal filament is the 9. डबल बोल रहे हैं इसलिए 9, इसको 18 काउंट मत कर लेना, डबल बोल दिया तो डबल का मतलब 1 हो गया, इसको डबल फॉर्म में, प्लस सेंट्रल फिलामेंट 2, तो 9 प्लस 2 प्लस बिग फिलामेंट 9, तो 9 प्लस 2 प्लस 9, यानी 9 प्लस 2 प्लस 9 फॉर्मूला हो गया।
और डिजिटल फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हो 9+2 के रूप में इसका फॉर्मूला हो गया। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है इनर स्ट्रक्चर है, और ये ट्रांसवर्स फॉर्म में मैंने दोनों डायग्राम को ड्रॉ किया है। शुड द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द डिजिटल पार्ट ऑफ द टेल। और इस तरह से टेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब टेल को मैंने फोल्डेड फॉर्म में दिखाया है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, और टेल के मूवमेंट से ही स्पर्म का मूवमेंट डिटरमाइंड होगा, किस दिशा में जाना है, डायरेक्शन क्या होगा। तो टेल का जो मेन वर्क होगा वो होगा डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन स्पर्म के मूवमेंट का डायरेक्शन। अगर टेल राइट जाएगा तो उसका बॉडी हेड पार्ट लेफ्ट चला जाएगा, और अगर ये टेल लेफ्ट गया तो बॉडी पार्ट राइट चला जाएगा। जैसे आप नाव में बैठे हो और पतवार को चला रहे हो, आपने राइट साइड में चलाया तो नाव लेफ्ट साइड में गया, लेफ्ट साइड में चलाया तो नाव राइट साइड में गया, इसी तरह से। और जब ये मूवमेंट को ऐसे ऐसे करता है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो इस पर हम पूरी तरह से स्ट्रेट वे में मूव करते हुए जाता है। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ the tail part, but the energy provided with the help of the middle part, with the help of Nevian current, and इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे स्पर्म का वो है इस न्यूक्लियस के अंदर में जो डीएनए है। सो न्यूक्लियस में जो डीएनए सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट्स हैं हैप्लॉइड फॉर्म में, जिसको जीनोम कहते हैं वो, और ये एक्रोजोम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, तो एक्रोजोम। तो ये था एक ह्यूमन बीइंग के स्पर्म का कंप्लीट स्ट्रक्चर, और साथ में ह्यूमन बीइंग के जो स्ट्रक्चर के फॉर्म के साथ साथ जो स्पर्मेटिड फॉर्मेशन के बाद स्पर्म के लिए स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है उसको भी आपने देखा। सो आपने अब तक के जो क्लास में देखा, एक मिनट रिकॉल कर लो। मैंने आपको कहा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस फॉर्म स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, जो आपने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। नाउ वी एक्सप्लेन द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन, और इसमें फॉर्मेशन ऑफ हेड इन स्पर्म। तो हेड किस तरह से बने, हेड में एक्टोजोम को बनाने में गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने हेल्प किया। फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पार्ट, इसमें जो भी पार्टिकल ये पार्ट किए, और फॉर्मेशन ऑफ टेल। तो इस तरह से तीनों पार्ट के फॉर्मेशन हो गए। ओके स्टूडेंट्स।